के खंडेलवाल जी, रेरा के चेयरमैन, हमारे साथ लगातार आपकी प्रॉपर्टी में मौजूद है। सर, कोविड के बाद रेरा की अदालत काफ़ी समय बाद लगी, क्या कुछ बदलाव दिख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो अर्जेंट मैटर्स हैं, कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड को छोड़ करके उसके बाद जैसे ही कार्यालय शुरू किए, हम लोग अर्जेंट मैटर्स को लगातार सुनते रहे हैं जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक परिवर्तन जो ऐसा था कि जो लोग रेगुलर कोर्ट के माध्यम से ही आम आदमी समझता था कि न्याय हो सकता है, तो अब ये प्रूव हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसी इफेक्टिवनेस के साथ मामलों का निपटारा किया जा सकता है जैसे कि आप रियल उसमें कोर्ट रूम के अंदर मामलों का निस्तारण करते हैं। जी। चूँकि बीच में रेगुलर मामले हम लोग सुनवाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये फैसला किया कि 1 अक्टूबर से हम लोग रेगुलर मामलों की सुनवाई करेंगे। जो लोग यहाँ फिजिकली आकर के अपनी कंप्लेंट नहीं दे पा रहे थे, उनको भी हमने ऑनलाइन कंप्लेंट देने के लिए सुविधा दी है। और अब हम दोनों ही प्रकार से कोर्ट होल्ड कर रहे हैं। जिन मामलों में व्यक्तिगत आना चाहे एलओटी जी। या उसका काउंसिल, वो कोर्ट रूम में आ सकता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जो भी लोग वहाँ आएंगे कोर्ट रूम में वो बैठे। और साथ ही साथ वहाँ कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी काउंसिल और जो कंप्लेनेंट है या रिस्पोंडेंट है वो अपीयर हो सकते हैं। तो कई जगह कई बार मिक्स सा हो रहा कि रिस्पोंडेंट का वकील या रिस्पोंडेंट वो अवेलेबल था ऑनलाइन, जबकि कंप्लेनेंट और उसका वकील अवेलेबल थे फिजिकल तौर पर कोर्ट रूम में। तो कोर्ट रूम की जो एक कार्यवाही अभी शुरू हुई है इतने दिन बंद रहने के बाद, तो लोगों को एकदम जैसे चाहते हैं वो लोग कि जल्दी से जल्दी इनके मामलों का निस्तारण हो। करीब 1700 मामले हमारे पास पड़े हुए हैं और आज हमने करीब 35 मामले लिए थे। तो किस तरह के फैसले दिए गए हैं? क्या क्या खास, जो अगर मामलों की बात करें, 17 मामलों की आप बात कर रहे हैं, खास क्या रहा है? जो ये 35 मामले थे, इनमें से 31 मामले आज हमने निपटाए हैं जी। 31 मामलों में 2 तरह के मामले थे। एक मामले वो थे जहां एलओटी ने समय पर उसका जो अपार्टमेंट था, उसकी जो यूनिट थी या उसका जो प्लॉट था, समय पर न मिल पाने के कारण अथॉरिटी के आगे यह आवेदन किया कि उसे जितने दिन वो प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, जो ड्यू डेट ऑफ पोजीशन थी उससे लेकर के जिस तारीख को पोजीशन उसे दिया जाएगा उस तक के लिए उसे जो उसकी राशि जमा है उस पर नियत दर से ब्याज दिलाया जाए। तो आज कोर्ट ने जिन मामलों में रिप्लाई आ चुका था या जिन मामलों में सर्विस पूरी हो चुकी थी और एक मौका देने के बावजूद भी, अवसर दिए जाने के बावजूद भी रिस्पोंडेंट द्वारा रिप्लाई फाइल नहीं किया गया था, उन सभी मामलों में एलओटी की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने डिले पोजीशन चार्जेस का फैसला किया है और करीब 40 करोड़ रुपए के डिले पोजीशन चार्जेस आज हमने ऑर्डर किए हैं, जो प्रमोटर द्वारा डिफरेंट एलओटीज को अलग अलग केसेस में दिए जाएंगे। आज 2 मेन वो थे प्रमोटर्स जिनके खिलाफ केसेस सुने गए थे। एक तो प्रमोटर था उसमें आईरियो, मेनली आईरियो और आईरियो के डिफरेंट प्रोजेक्ट या डिफरेंट उनकी जो एंटिटीज है, और दूसरा था वर्धमान ग्रुप। उन दोनों के खिलाफ करीब 16 मामले थे, जिनमें से 14 मामलों में हमने फैसला किया जो डिले पोजीशन पाने के हकदार हैं एलओटी, और उनको नियत दर पर जो उनका पैसा जमा है उस पैसे पर उस तारीख से जिस तारीख को उन्हें पोजीशन दिया जाना का प्रॉमिस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में प्रमोटर ने किया था, और वो उस समय उस तारीख को उस नियत समय पर उसका पोजीशन नहीं दे पाया। तो ऐसी स्थिति में अब जब भी कभी वो पोजीशन दे, कई मामलों में पोजीशन दिया जा चुका है तो जितना लेट हुआ है उसका उसे नियत दर पर ब्याज मिलेगा, और कई मामलों में जब पोजीशन नहीं दिया गया है वहाँ उस तारीख तक जिस तारीख को पोजीशन दिया जाएगा, एलओटी के हक में हमने ये आदेश दिए हैं कि प्रमोटर उसे तब तक हर मास हर महीने जो उसका नियत दर पर जो उसे ब्याज दे जाना है, ब्याज की राशि 10 तारीख से पहले अदा करें।
तीसरे ऐसी तरह के जो स्थिति- मामले थे हमारे, जी इस तरह के मामले ऐसे थे कि बहुत सारे मामले जिनमें फैसले हो चुके थे लेकिन फैसलों की पालना नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। रेरा अथॉरिटी पे लगता था कि साहब फैसले तो कर दिए गए हैं लेकिन एलओटीज को राहत तो फाइनली नहीं मिली। जी, मेरा भी सवाल यही था कि दरअसल ये फैसले हो जाते हैं, सच में क्या राहत मिल पाती है ज़मीन पर, उनको इंटरेस्ट मिल भी पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये कैसे श्योर करते हैं आप लोग? मैं यही बतलाना चाह रहा था कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के जितने भी फैसले होते हैं, दो तरह के फैसले हैं। जी एक फैसला है अथॉरिटी का जिसमें अथॉरिटी है तो पेनल्टी लगाती है, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कॉम्पेंसेशन अवार्ड करता है, या अथॉरिटी या एडजुकेटिंग ऑफिसर इंटरेस्ट इम्पोज करता है। जी तो ऐसे मामलों में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और दूसरे मामले जहाँ कोई आदेश दिए गए हैं, कोई निर्देश दिए गए हैं, कोई आदेश पारित किया गया है, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो प्रमोटर जहाँ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो ना हो लेकिन प्रमोटर को डायरेक्शन दिए, उसको कुछ ऑर्डर किया है और उसने उसकी पालना नहीं की, तो दोनों के ही मामले में जो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में शक्तियाँ रेरा के पास हैं, बीच में कुछ समय रूल्स में टाइपोग्राफिकल एरर के कारण जब उनमें परिवर्तन किया गया तो परिवर्तन जिन सारे रूल्स के साथ हुआ था उसमें जो छोटा सा परिवर्तन था तो सभी रूल्स पर एक स्टे लगा हुआ था माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, वो स्टे 11 सितंबर को खारिज हो गया। खारिज हो जाने के बाद अब अथॉरिटी के पास अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को, अपने ऑर्डर्स को उनकी पालना कराने की शक्ति है। शक्ति कैसे है? जो पावर सिविल कोर्ट को है, जी जैसे एक सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री पास की हो, उस डिक्री को लागू करने की जो पावर्स, जो शक्तियाँ सिविल कोर्ट में हैं, वही शक्तियाँ रेरा की अथॉरिटी जो है, रेरा की कोर्ट है, उसको है। तो हमने एक तो आज इस तरीके के जो मामले थे जिनमें हमने सिविल कोर्ट की डिक्री जो पास की थी, उस डिक्री की पालना जहाँ नहीं हुई, लोगों ने वहाँ एग्जीक्यूशन ने एप्लीकेशन दी, हमें केवल इतना ही देखना था कि भाई उसने पालना की है या नहीं की। यदि पालना नहीं की है तो सीधा के सीधा हमने उनसे लिस्ट मांगी एलओटी से या कंप्लेनेंट से, अपोनेंट के खिलाफ उसके असेट्स क्या हैं, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, उसका बैंक अकाउंट क्या है जहाँ पैसा है, ताकि हम उसको अटैच कर सकें और अटैच करके बैंक अकाउंट है तो बैंक मैनेजर को आदेश दे सकें कि आप इसका पैसा इस तारीख तक पे करिएगा। और यदि मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं है उसमें, तो जो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे अटैच करें। और जहाँ मान लो लिस्ट भी नहीं आई है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की और तो डायरेक्शन दें कि लिस्ट दो, और लिस्ट नहीं देते हैं तो फिर प्रमोटर को 3 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने, हमारे पास 19 मैटर थे एग्जीक्यूशन के, 18 मैटर्स के अंदर हमने बैंक को डायरेक्शंस दिए हैं, अकाउंट्स जो हमें दिए गए थे कंप्लेनेंट्स के द्वारा कि उन अकाउंट से उनको अटैच किया, और अटैचमेंट उस स्थिति तक ही है जिस तक जो डिक्री है वो डिक्री सेटिस्फाई हुई है। तो हमने उनको मैनेजर्स को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अगले 20 दिनों में इनको इनका पेमेंट दे दें, और जो अगली तारीख लगी है उस तारीख को हमने बताया कि ये बताया हमें कि इस आदेश की पालना हुई है या नहीं हुई। नहीं है तो जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिएगा बैंक में पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है तो हमने उनसे जो एडवोकेट्स हैं प्रमोटर के, उनसे कहा कि आप भाई लिस्ट तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की, हम उसे अटैच करेंगे, ऑक्शन करेंगे, पर ये गारंटी है कि जो रेरा ने जो आदेश किए हैं, जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश पास किए गए हैं, उनकी पालना होगी, और पालना के लिए पर्याप्त हमारे पास शक्तियाँ हैं। और दूसरा तरीका भी है, जहाँ इंटरेस्ट है, कॉम्पेंसेशन है, पेनल्टी है, वहाँ सेक्शन 40(1) के अंतर्गत आप उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह भी रिकवर करा सकते हो, विच इज ऑल्सो क्यूरेसी प्रोसेस। और जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम मान लीजिएगा उसका जो डिक्री की कॉपी और उसका रिकवरी सर्टिफिकेट बना करके भेज देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उससे बात करेगा, उसको लेगा तो पैसे दे, नहीं तो उसको बंद कर देगा। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि क्या जो रेरा की कोर्ट ने जो आदेश दिए उनको क्या आगे भी चैलेंज किया जा सकता है? ये लोग क्या आगे दूसरी कोर्ट में भी जा सकते हैं? देखिएगा कि उसके लिए कानून में अपील का प्रावधान है जी। 60 दिन के अंदर अंदर वो आदमी अपील कर सकता है। अपील यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल है हमारा हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में, उसकी अभी बेंच काम कर रही है, मुख्यालय उसका करनाल है, तो वहाँ अपील दायर कर सकता है।
जब वो अपील दायर कर दी जाती है तो उस समय क्या रिक्वायरमेंट है कि जब अपील दायर करेगा तो जो एलओटी के पक्ष में जो हमने राशि देने का जो आदेश किया है वो सारी राशि जमा करानी पड़ेगी, ताकि अपील निरस्त होने की स्थिति में वो पैसा हमारे पास आ जाए। तो वो भी एक एग्जीक्यूशन का अप्रत्यक्ष तरीका बन गया है, क्योंकि जब वो अपील उसकी मान लो स्टैंड नहीं की तो वो पैसा हमें आ जाएगा, हम एलओटी को दे देंगे। तो एलओटी को इसमें नुकसान नहीं हो रहा अपील के कारण, क्योंकि एलओटी एक पुअर पोजीशन पर है, एलओटी एक कमज़ोर स्थिति में है, जबकि प्रमोटर डोमिनेंट पोजीशन पर है, ताकतवर स्थिति में है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रावधान इस कानून में किया गया है। यदि एलओटी जाता है अपील में तो उसको कुछ जमा नहीं कराना। अच्छा। यदि प्रमोटर जाता है तो जो पेनल्टी लगी है उस पेनल्टी का 1/3 जमा कराना होगा, और यदि किसी एलओटी के हक में कुछ राशि देने के आदेश दिए गए हैं तो पूरी पूरी राशि उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में जमा करानी होगी। और यदि वो अपील डिसमिस हो जाती है तो वो पैसा अथॉरिटी को आ जाता है। अथॉरिटी यदि पेनल्टी सरकार में जमा करा देती है, और यदि वो पेनल्टी नहीं है, यदि वो एलओटी को दे है तो उस राशि को एलओटी को दे देती है। उसके बाद एक यदि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता कि अन्याय हो जाए। हमारे पास केवल करीब 251 के आसपास मामले हैं जो कि हमने 2000 मामले के करीब सुलझाए हैं, उनमें से जो अपील में गए हैं। कुछ मामले हाई कोर्ट में हैं। कुल मिलाकर के 200-250 हमारे पास चल रहे हैं। तो 2000 में से 1200-1300 आदमियों के तो आदेशों की पालना हो चुकी है। जो हमारे पास ये चल रहे हैं एग्जीक्यूशन में, इनमें जिनका रिप्लाई वगैरह या टाइमिंग वगैरह जिनका हो चुका है, उन सब का ऐसे आज मैंने कहा ना आपको 19 में से हम लोगों ने 18 मामलों में ऑर्डर्स जारी कर दिए और उनका पेमेंट में 7 to 10 डेज में हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है। दरअसल एलओटी को रेरा जो हम कह रहे हैं कि हितों की रक्षा करता है आपके, वो कहीं ना कहीं चाहे किसी भी स्टेज पर चले जाएं, आपका हक कहीं नहीं मरता है। और यही कोशिश होती है रेरा की और आपकी प्रॉपर्टी में जिस तरह से बात की जाए कि आपके हितों की कोई भी अनदेखी नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर एलओटी के जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, इसके अलावा उनकी जिम्मेवारियां भी हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना, मधुसागर शुद्ध देसी घी। जॉब्स के प्रति आज हरियाणा के युवाओं तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? निराश ना होएं, आप अपने को कोशिश करें कि थोड़ा मल्टी स्किल कर सकें। कोशिश करें कि आप उस इंडस्ट्री से हैं जहां पर अभी डाउनटर्न है, तो थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। जो शिक्षा का जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसको हम पूरा कर सकते हैं तो फैला सकते हैं। देखिए कौशल से रोजगार तक, राज नेहरू के साथ सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com।
अपनों से छुपने का मजा दो गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। रेरा जो हरियाणा रेरा है, किस तरह से वो आपके हितों की रक्षा करती है, खासकर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर गुरुग्राम की बात करें तो खासतौर पर लाखों लोग अफेक्टेड हैं और इसीलिए रेरा यहाँ काम कर रहा है। सर, ये बड़ी चीज़ आती है कि एलओटी को दिक्कतें हैं, लगातार इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, क्या उनके राइट्स हैं और जिम्मेवारियाँ भी, जाहिर सी बात है जब राइट हैं तो जिम्मेवारियाँ भी होंगी, वो क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसा कि मैंने बतलाया कि इस कानून में मुख्यतः 3 स्टेक होल्डर हैं, एलओटी है, प्रमोटर है और ब्रोकर है, और तीनों के ही इसमें अधिकार और कर्तव्य, तीनों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आज की तारीख में एक तो एलओटी का ये अधिकार है कि उसे कानूनी तौर पर यह जानने का अधिकार है कि क्या उसका लेआउट प्लान है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, और इससे क्या फैसला कर सकता है वो। यदि कोई परिवर्तन उनमें होता है तो फिर उसको अधिकार दिया गया है। परिवर्तन की स्थिति में उसकी मंजूरी आवश्यक होगी, और मंजूरी भी कब, परिवर्तन करने से पहले, और वो भी लिखित तौर पर। तो ये बहुत बड़ा अधिकार एलओटी को दिया गया है। दूसरा अधिकार एलओटी का है टाइम पीरियड के बारे में। पहले सबसे बड़ी मिसचीफ क्या थी, 2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उससे कहा 2013 में दे देंगे, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 19 निकल गया, 20 आ गया और अब तक नहीं मिला। आज उसे ये अधिकार है जानने का कि उसका जो टाइम है कब पूरा होगा, यही नहीं किस किस स्टेज पर क्या चीज़ पूरी होगी, ताकि उसे लगता है कि यस कि इस स्टेज पर यहाँ तक काम पहुँचना था, अब लेट हो रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो प्रोग्रेस जो है ना, उसको टाइमलाइंस को जानने का अधिकार है, और जब लगता है कि टाइमलाइन स्लिप हो रही है वो अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है। अथॉरिटी बिल्डर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि स्पीड अप करेगा प्रोजेक्ट को, ताकि जिस टाइमलाइन पर आपने कहा मैं पूरा करूँगा उस टाइमलाइन पर वो पूरा हो सके। उसे यह जानने का अधिकार भी है। अब तक तो उसे ये मालूम नहीं था कि बिल्डिंग पूरी हो गई, बिल्डिंग का ओसी ले लिया। ओसी होता है बिल्डिंग के लिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है प्रोजेक्ट के लिए। ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट इसमें टॉवर्स होती हैं, टॉवर तो बन गई, टॉवर का आपने ओसी ले लिया, लेकिन जब तक सारी सर्विसेज नहीं होंगी, सर्विसेज फंक्शनल नहीं होंगी, तब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो है वो प्रमोटर क्या बताता है, वो ये नहीं कहता कि ओसी पोजीशन की बात नहीं है, उसे बताता है प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। तो एलओटी को ये जानने का अधिकार है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें वाटर सप्लाई कब आएगी, कैसे आएगी, बिजली कब आएगी, कैसे आएगी। अगर ये अधिकारों की बात हमने की तो जो ड्यूटीज़ हैं वो भी अधिकार के साथ आती हैं। कर्तव्यों की आपने बात की, तो कर्तव्य क्या है एलओटी की? सबसे पहली चीज़ तो आप है ना कि पहले तो अधिकार जो है ना, ये अधिकार मैंने तो 2 अधिकार बताए एलओटी के, और भी 3 बहुत बड़े अधिकार हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी इसमें जो अधिकार उसको दिया गया है वो अधिकार है, यदि वो टाइम पर पोजीशन नहीं दे पाता तो एलओटी को अधिकार है प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का। एलओटी को अधिकार है यदि प्रोजेक्ट में रहता है तो जितना पैसा उसने जमा कराया हुआ है और जिस तारीख को उस प्रोजेक्ट का कब्जा दिया जाना था उस एलओटी को, उसकी अपनी अपार्टमेंट का या यूनिट का, तो उस तारीख से लेकर के एक्चुअल किस तारीख को पोजीशन उसे दिया जाता है उस तारीख तक उसे नियत दर पर ब्याज मिले। तो उसका ये राइट है कि वो जब प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है कि वो उसे विड्रॉ कर जाए, उसको रिफंड मिलेगा, पूरा अमाउंट जो जमा कराया है उसको ब्याज मिलेगा जितने दिन तक पैसा जमा रहा है, और उसको इसके साथ साथ यदि कोई हानि हुई है, कोई क्षति हुई है तो उसे क्षतिपूर्ति के तौर पर कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि यदि ओसी आ जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के 2 महीने के अंदर अंदर आपने पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एलओटी भी कई बार क्या करता है, क्योंकि पोजीशन के टाइम पर उसे बैलेंस अमाउंट देना है, वो भी लेट करता है, उनको भी ब्याज ये देना पड़ता है, पेनल्टी नहीं दूसरी बात है, उसमें तो पेनल्टी लग सकती है। दूसरी चीज़ एलओटी की जिम्मेदारी ये है कि भाई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा भी चाहिए प्रमोटर को,
और पैसा यदि एलओटी ने जो किस्तें तय की हैं उसे यदि तयशुदा समय पर वो किस्त नहीं दी, वो लेट की, तो जो लेट करेगा ना तयशुदा समय पर किस्त दे, ये उसकी ड्यूटी है। यदि वो किस्त नहीं देता है तयशुदा समय पर तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और वो ब्याज कितना है, इस कानून ने यही सबसे बड़ी समानता लेके आए, एक सामंजस्य स्थापित किया कि पहले बिल्डर कहता था मैं 24% लूंगा, डिले हो गया तो तुम्हारी ओर से किस्त का, और उसकी ओर से डिले हो गया तो मैं 5 रुपये दूंगा पर स्क्वायर फीट या 5% दूंगा। इस कानून ने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया, बराबर के लेवल ले आया। जो पुरानी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करके बिल्डर जो एलओटी जो कि कमज़ोर अवस्था में था, जिसके पास ये नेगोशिएटिंग पावर नहीं थी कि वो एग्रीमेंट में कोई चेंज करा सके, डॉटेड लाइन पर उसको साइन करना पड़ता था, उसको अधिकार दिया गया, उसको एब्रोगेट किया है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो था बीबीए के तहत और जो असमान वो थी शर्तें, उसको एब्रोगेट करके, उसको निरस्त करके इस कानून ने ये कहा है यदि एलओटी किस्तें देने में लेट करता है तब भी उसे नियत दर पर वही ब्याज देना पड़ेगा जो ब्याज प्रमोटर यदि लेट करता देना पड़ेगा। और वो क्या है, वो भी बड़ा एक उन्होंने एक अच्छा फार्मूला दे दिया है कि मार्जिनल जो लेंडिंग रेट जो है बैंक की +2%, तो उससे क्या कि आज की तारीख में ऐसे करीब 9%, 9.55 है, पहले 10.45 थी, 10.75 थी, तो 9 to 10% इज ए गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट। सो दैट वे एलओटीज राइट आर फुली प्रोटेक्टेड एंड एट द सेम टाइम if promoters rights are also protected in case वो जमा नहीं कराता है समय पर, नियत समय पर, तो उस पर भी ब्याज लगेगा और वो ब्याज उसे देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज प्रमोटर की जो पहले धान ली थी उसको रोक करके 24% नहीं, अब अराउंड 9 to 10% जो कि निर्धारित दर है उस पर ही देना पड़ेगा। एक उसकी जिम्मेदारी है कि उसे विदिन 3 months कन्वेंस डीड करानी पड़ेगी। इसमें दोनों का फायदा है, कन्वेंस डीड के बाद ही वो प्रॉपर्टी का असली मालिक बनता है। पहले उसके राइट्स थे, पहले उसका अधिकार था उस प्रॉपर्टी पर, एक कन्वेंस डीड उसे टोटल ओनरशिप देती है, तो ओनरशिप वो है कन्वेंस डीड करानी पड़ेगी। कई बार वो कन्वेंस डीड कराने सामने नहीं आते, तो यहाँ भी उसे डायरेक्शन दिया सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एलओटी के राइट्स हैं तो उसकी ड्यूटीज़ भी हैं, और एलओटी यदि अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, एलओटी ड्यूटी एक और है बहुत बड़ी ड्यूटी जो कि उसके खुद के हित में है कि एसोसिएशन ऑफ एलओटी जब बनेगी उसको बनाने में वो सहयोग देगा। ही हैज़ टू बी एक्टिव पार्टनर इन फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एलओटी। पहले क्या है, एक और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जी हम लेना चाहते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन ऑफ एलओटी बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसके मेंबर नहीं बनते। तो अब क्या है कि ये उसकी ड्यूटी है कि एसोसिएशन ऑफ एलओटीज बनाने में उसका मेंबर ही बने और बनाने में सहयोग भी दे, ताकि जो कॉमन मेंटेनेंसेज हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, वो टेक ओवर की जा सकें। और बिल्डर भी इस जिम्मेदारी से मुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि हर बिल्डर ये चाहता हो कि कोई मैनेजमेंट अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी खोल करके और उससे कुछ फ़ायदा कमाना चाहता हो। उस बिल्डर ने जो उन्होंने कैसा किया है, उन्होंने अपना हिसाब देना होगा कि कितना पैसा उन्होंने लोगों से लिया है मेंटेनेंस के नाम पर, और उस पैसे में से कितना पैसा खर्च हुआ है, और जो पैसा बचा हुआ है वो जैसे ही वैलिड लीगल एसोसिएशन ऑफ एलओटीज बन जाती है उसको सारा सारा वो पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। प्लानिंग ऑफिसर हैं नैन्सी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से एलओटीज आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तरह तरह से, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली आते हैं, तो किस तरह से आप लोग उन्हें हैंडल करते हैं? अलॉटीज़ जब अपनी समस्या लेकर आते हैं तो फिर सबसे पहले तो रेरा के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसको देख के वी कैन हम लोग उन्हें डायरेक्शंस दे सकते हैं जिसका वो पालन कर सकते हैं, एंड डिसीजंस कैन बी अथॉरिटी के थ्रू भी हो सकते हैं। अदर देन दैट, इफ़ द अलॉटी वांट्स टू गो टू द हाई कोर्ट और द एपेलेट ट्राइब्यूनल देन ऑल्सो। तो आपने देखा भी और बाकायदा किस तरह से रेरा के कोर्ट में जो एलओटी हैं उनके हितों की रक्षा या उनके भले के लिए जो डायरेक्शन दी जाती है, एजुकेशन होता है, वो सारी चीज़ें देखा ही है। और इसके अलावा आप लोगों की जिम्मेवारियां क्या हैं, आप लोगों के अधिकार क्या हैं, ये रेरा चेयरमैन ने आपको बताई। हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए नमस्कार।